जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लगभग 12 से 12:30 के बीच में वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिनके भव्य स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर आएंगे और कई सारे कार्यकर्ता वहां पर आपको एयरपोर्ट पर नजर आएंगे। उसके बाद सीधे वो RIC में जाएंगे, जहां पर कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से कई सारी जुड़ी योजनाओं की आज सौगात भर भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा दी जाएगी। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में होना है, जिसमें वो शिरकत करेंगे, संबोधन होगा। देर शाम फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी साथ मौजूद रहेंगे। विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा के आसार हैं। फिर रात के 9:30 बजे वो मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए सीधे रवाना होंगे और लगभग जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली वो आज ही उड़ान भी भरेंगे। तो आज की क्या क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है? अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती है 300वीं बार, और उसी को मनाने के लिए एक तरह से और महिला सशक्तिकरण का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई दिशा और एक कदम और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर JP नड्डा नजर आएंगे। किस तरह से उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है RIC में, वो भी हमने आपको बताए। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर जो कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया, और ये भी बताया जा रहा है कि संगठन और पार्टी से जुड़ी कई सारे विचार विमर्श भी किया जाएगा। भव्य तरीके से जयपुर को सजाया गया है JP नड्डा के आने के कार्यक्रम के लिए। जयपुर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने परखी तैयारियां। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर तैयारियों का जायजा लेने एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी यहाँ पधारेंगे और यहाँ उनका एक सरकारी कार्यक्रम भी है। उसके बाद आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होगा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में। JP नड्डा का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सुबह 11:30 बजे विमान से दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां CM भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर स्वागत करेंगे। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर हो रहे कार्यक्रम स्थल RIC पहुंचेंगे। RIC में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आयोजित कार्यक्रम में JP नड्डा शिरकत करेंगे। दोपहर को 1:30 से RIC से EP में मुख्य कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। जवाहर सर्कल से EP तक खुली जीप में सवार होंगे और पहुंचेंगे, जहां जवाहर सर्कल से EP तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इसके बाद EP में JP नड्डा का संबोधन होगा और एक तिरंगा रैली भी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के बाद सत्ता और संगठन की समीक्षा करेंगे। फिर शाम को करीब 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपने दौरे के दौरान कई सौगात देंगे। क्या मिलेगी सौगात? 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलेगी। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1,800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलेगा। 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। दरअसल अहिल्याबाई होलकर को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ संस्कृति राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है।
ऐसे में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके समापन समारोह में जेपी नड्डा आ रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर अहिल्याबाई होलकर कौन थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। इसके अलावा मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। जबकि इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि नड्डा पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलावों और पेंडिंग चल रही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि नई टीम इस तरह नहीं बल्कि तय प्रक्रिया से बनेगी। नई टीम के गठन को लेकर एक सिस्टम है, उसी के तहत टीम का गठन किया जाएगा। मेरी टीम की बात अभी नहीं है। मेरी टीम का तो हमारा सिस्टम है एक, वो कोई इस कार्यक्रमों में नहीं होता है। वो एक सिस्टम है, वहाँ जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, हम टीम भेजते हैं, उसमें से सहमति प्राप्त होने के बाद में घोषणा होती है। एक प्रक्रिया है, वो यहाँ कुछ भी नहीं होना इस विषय पर। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व महापुरुषों के बहाने जनता पर पकड़ बनाने के लिए ये अभियान चला रहा है। इसके तहत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की करते हैं। जवाहर नगर में कब्रिस्तान की दीवार पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर निगम की टीम ने यह अतिक्रमण हटाया है। सड़क का यहां पर चौड़ीकरण किया जाएगा और जिसके तहत जो भी अतिक्रमण है उन सब के ऊपर पीला पंजा चलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। दीवार के अवैध निर्माण से लोगों को परेशानी हो रही थी। आज नगर निगम की टीम ने कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा है। तस्वीरें आपके सामने है। भारी पुलिस जाब्ता नगर निगम की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से चिंताजनक की स्थिति ना पैदा हो। और इसीलिए ये जो कब्रिस्तान की दीवार थी, इससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। कई बार शिकायत मिलने के बाद से इसको तोड़ा गया है, इसको ध्वस्त किया गया है और चौड़ीकरण को लेकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की भी करते हैं। दरगाह में मंदिर होने के दावे का मामला है, जहां आज इस मामले में वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में रिप्लाई दिया जाएगा। पिछली बार ये रिप्लाई देना था लेकिन रिप्लाई नहीं दिया गया था, स्थगित हो गई थी कार्रवाई और अगली डेट पड़ गई थी और आज वो डेट आ गई है जब आज फिर से वादी पक्ष की ओर से यहां पर कोर्ट में रिप्लाई देना है। दरगाह में मंदिर होने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जुलाई को रखी गई है। दोनों ही पक्षों की ओर से मामले को लेकर बहस होगी। वादी पक्ष की ओर से केस चलाने को लेकर यहां पर रिप्लाई दिया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दावा खारिज करने की मांग रखी गई है। एक तरफ आप देखिए कि एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि नहीं ये मस्जिद ही है, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। दूसरी तरफ विष्णु जो कि इसमें वादी की भूमिका निभा रहे हैं और जिन्होंने ये बात कही थी कि इस मस्जिद में मंदिर है और जिसका दावा किया गया था, आज उसी पर रिप्लाई करना है। और उसके बाद एक तरफ अल्पसंख्यक ये कह रहा है दावा खारिज करने की यहाँ पर मांग की जा रही है अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से, तो वहीं वादी पक्ष की ओर से केस चलाने को लेकर रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा। दोनों ही पक्ष की ओर से यहाँ पर मामले को लेकर बहस की जाएगी। अजमेर दरगाह का ये पूरा मामला है, उसमें मंदिर होने का अगली कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जुलाई को रखी गई है, लेकिन उसके पहले आज देखना होगा कि बहस में क्या कुछ होता है, कोर्ट किस तरफ रुख करता है, या कोर्ट दोनों की बहस के बाद 19 जुलाई को जो अगली सुनवाई है उस पर अपने रिएक्शंस को डाल देता है। फिलहाल बड़ी खबर अजमेर दरगाह में मंदिर होने का ये पूरा मामला है। वादी पक्ष की ओर से आज कोर्ट में जवाब रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि पिछली तहत ही ये जवाब देना था लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जवाब नहीं आया था और इसलिए आज की तारीख मिली थी। आज फिर देखना होगा, सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं कि वादी पक्ष की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में डीग जिले के गांव गंगोरा के कासिम की गिरफ्तारी के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने कासिम के भाई हसीन को हिरासत में लिया है।
कासिम की गिरफ्तारी के बाद से ही हसीन और अन्य रिश्तेदार जो उसके साथ इस नेटवर्क में जुड़े थे वह सभी फरार चल रहे थे, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल की टीम कल डी के पहाड़ी इलाके में पहुंची और दबिश देकर बनेनी का बासनगर थाना इलाके में एक मस्जिद से हसीन को हिरासत में लिया गया। अब हसीन से पूछताछ की जाएगी और कौन लोग उसके साथ जासूसी का काम कर रहे थे। कासिम पाक एम्बेसी में कार्यरत दानिश के लिए कार्य कर रहा था और इसके लिए उसे ट्रेनिंग भी दी गई थी। कासिम पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर से ट्रेनिंग लेकर आया था और कासिम ने अपने भाई हसीन और उसके अन्य साथियों को जासूसी की ट्रेनिंग भी दी थी। जिले के पहाड़ी थाना इलाके का गांव गंगोरा इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम लगातार वहां दबिश दे रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले कासिम को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसके संपर्क में कई अन्य लोग भी थे। अब उन जो कौन अन्य लोग थे उनकी तलाश लगातार दिल्ली स्पेशल सेल की टीम कर रही है, क्योंकि जो कासिम से पूछताछ की गई थी उसमें एक बड़ी लंबी लिस्ट सामने आई है कि चाहे वो कासिम का भाई हो, रिश्तेदार हो और अन्य लोग हो, वो लगातार कासिम के संपर्क में थे और कासिम ने उनको कहा था कि वो नेटवर्क में उसके साथ जुड़े और खुफिया जानकारी एकत्रित कर कासिम को दें, जिससे कि कासिम उन खुफिया जानकारियों को दानिश को उपलब्ध करा सके। ये वही दानिश जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था और लगातार आईएसआई का एजेंट था, जो यहाँ की जानकारियां आईएसआई के बड़े लीडरों को दे रहा था। अब दिल्ली साइबर स्पेशल सेल की जो टीम है उसकी नजर गांव गंगोरा पर टिकी हुई है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो कासिम के साथ इस पूरी गैंग में जुड़े थे और जासूसी के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान के लिए किस तरह से जासूसी की जा रही थी, कासिम ने जिस तरह से पूछताछ में खुलासा किया है, और लोग भी दिल्ली स्पेशल टीम की जब गिरफ्त में होंगे तो और भी चौंकाने वाले बड़े खुलासे होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। चले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का वन्य जीव प्रेमियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कल 2 हिरणों के अवशेष मतलब मृत हिरणों के अवशेष पाए गए थे, जिसके बाद अब वन्य जीव प्रेमी काफी ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए वो धरने पर बैठ गए हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। हिरणों का शिकार कर मांस होटलों तक पहुंचाता है और वन विभाग जड़ तक नहीं पहुंच पाते, तब धरना प्रदर्शन यहां पर जारी रहने की बात कही जा रही। चौटन थाना क्षेत्र के चौटन आगौर में मृत हिरणों के अवशेष मिले थे। मतलब देखिए, गंभीर आरोप यहां पर ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हिरणों का शिकार किया जाता है और उनके जो फ्लैशेस मांस होते हैं वो होटलों तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन पुलिस है, लेकिन वन विभाग है कि वो उनके जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा। और जब तक उनके जड़ तक पुलिस विभाग या वन विभाग नहीं पहुंच पाएगा, पूरी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन वन्य जीवों का जारी रहेगा। चौटन थाना क्षेत्र के चौहटन आगौर में ये मृत हिरणों के अवशेष पाए गए थे। जिसके बाद देखिए रात्रि के समय किस तरह से भजन कीर्तन करके प्रदर्शन कर रहे हैं ये वन्य जीव प्रेमी, टेंट लगाकर। सीधे आपको तस्वीरें हम बाड़मेर से दिखा रहे हैं। हिरणों का शिकार करने का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, कल से है ये धरना शायद शुरू है और कब तक जारी रहने की कोई बातचीत हो पाई और कार्रवाई के बारे में क्या बोल रहा है वन विभाग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 हिरणों के जो अवशेष थे कट्टे में बंद, उसके बाद में वन्य जीव प्रेमी है वो धरने पर बैठे हैं। रात भर धरना लगाया हुआ था और मौके पर ही फ्रीजर मंगा करके उसके अंदर जो अवशेष मिले उनको रखा गया है। तो इनका साफ तौर से मांग है कि जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो और इसकी जड़ तक वन विभाग नहीं पहुंचा है, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। क्योंकि पिछले दिनों भी लीलसर के अंदर इसी तरह के 10 हिरणों के शिकार के बाद में जो वन्य जीव प्रेमी थे उनकी मांग थी कि भाई ये क्या है, जो हिरणों का शिकार होता है उसका जो मीट है वो होटलों तक सप्लाई होता है, तो उस कड़ी तक वन विभाग पहुंचे। तो ऐसी मांग को लेकर के इन्होंने धरना शुरू किया है और इनका साफ तौर से मांग यही है कि जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो और इस कड़ी तक नहीं पहुंचे तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर के साथ आयकर विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने डॉक्टर चरण को रातानाडा क्षेत्र में स्थित अपनी बिल्डिंग को बेचा और उसमें रजिस्ट्री में बिल्डिंग का मूल्य जो था वो बहुत कम बताया गया, जबकि लीगल ट्रांजैक्शन के अलावा काले धन का ट्रांजैक्शन भी किया गया।
सूत्रों की माने तो करीब 4 सूटकेस भर के नकदी मौके पर मिली है। फिलहाल कार्रवाई की गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस देखिए वहां पर पहुंची, 4 सूटकेस भर के नकदी वहां पर पाई गई है। कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। दरअसल ऑन पेपर कुछ और रकम और पीछे भ्रष्टाचारी धांधली का कुछ और रकम सामने आया है। 4 करोड़ कैश मिलने पर विभाग को संदेह हुआ और उसके बाद पूरा मामला सामने आया। बिल्डिंग की डील करने वाली पार्टियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। निजी अस्पताल में आईटी की रेड भी जारी है। मौके पर 4 करोड़ कैश मिले हैं और उसके बाद से पूरे मामले पे गंभीरता जताते हुए कार्रवाई की गई। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता पर आईटी का शिकंजा। चंद्रशेखर, अपडेट्स क्या है इसको लेकर? अभी सबसे बड़ी बात करें तो जो रातानाडा थाना क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल है, जो अस्पताल हुआ करता था, जो डॉक्टर पीके गुप्ता ने किसी डॉक्टर चारण को बेचा था। इसमें बताया जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि करीब 7 करोड़ में डील हुई थी और सरकारी दस्तावेज में उसे 3 करोड़ का बताया गया था और 4 करोड़ का जो है नगद हस्तांतरण जो किया गया, उसको लेकर जो है जब नकदी दी गई तब जो है आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत उस नकदी को जब्त किया गया है। करीब 4 करोड़ की जो नकदी है बरामद करना बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले। और सबसे बड़ी बात करें तो प्रश्न यह है कि जो विक्रेता है उसके पास ये पैसा कहां से आया, इन सवालों का जवाब जो है आयकर विभाग की टीम ढूंढ रही है। इसके अलावा जो 4 करोड़ का काला धन है, जो काला धन की जो डीलिंग हो रही थी उसको लेकर जो है वहां पर रात को एक नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई थी, वहां पर नोट को गिना गया और अब लगातार कार्रवाई जो है जारी है और उन सवालों का जवाब खंगाल रही है कि आखिर इतना पैसा कौन से सोर्स से कमाया गया, क्या ये काला धन है और ये पैसा कहां से आया। इन सवालों का जो है जवाब ढूंढने का आयकर विभाग प्रयास कर रहा है और कितनी आयकर विभाग की चोरी इस पूरे मामले में बनती है, इसके अलावा और कितना इनके पास जो है अर्जित किया गया धन है जो कि सरकारी दस्तावेज में नहीं है। इन तमाम सवालों का जो है जवाब आयकर विभाग की टीम ढूंढ रही है। जी अच्छा, आईटी की रेड बताया जा रहा है कि उनके निजी अस्पताल में भी मारी गई है। देखिए, जिस अस्पताल का बेचान किया गया था, जिस बिल्डिंग का बेचान किया गया था, वहीं पर जो है जैसे कि जो रजिस्ट्री विभाग कार्यालय है वहां पे जब रजिस्ट्री की गई तो बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए का जो है लेन देन सरकारी तौर पर किया गया, यानी कि जो बैंक से हस्तांतरण किया गया था, जबकि यह जो बिल्डिंग थी वो बेचने की सूचना आ रही है। यानी कि 4 करोड़ की ऐसी डील थी जिसका कहीं भी सरकारी दस्तावेज में जिक्र नहीं है। 3 करोड़ का बताकर 7 करोड़ में बेचा गया और 4 करोड़ का जब लेन देन हो रहा था तब आयकर विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारा और तुरंत तमाम नकदी को बरामद किया है। और अब ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 4 करोड़ जो ऊपरी तौर पर दिए जा रहे थे, इनका क्या हिसाब है। इसके अलावा जो क्रेता है जिसने ये बिल्डिंग खरीदी है वो ये 4 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से लाया है और इसके अलावा इसके पास कितना काला धन है। डॉक्टर पीके गुप्ता तो आयकर विभाग के शिकंजे में है ही, जो क्रेता है जिसने ये खरीदा है वो भी आयकर के शिकंजे में। दोनों से कमांड पूछताछ की जा रही है। दोनों को रात से वहीं पे रोक के रखा गया और लगातार जो है आयकर विभागों के सवालों का सामना वो लोग कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए चंद्रशेखर, एक अहम इसमें सबूत भी मिले भी हैं, ऑन पेपर कम रकम, तो क्या इस बात पे किसी को संदेह नहीं हुआ? देखिए, ये एक परंपरा है। जितने भी भूमि और मकान के जो बेचाननामा होता है, जनरली आधे रकम में रजिस्ट्री करवाई जाती है और ऊपरी तौर पे जो है बड़ा पैसा दिया जाता है ताकि उनका जो टैक्स बने, जो उनके स्टाम्प लगे वो कम लगे। उस स्टाम्प को बचाने के लिए इस तरह की जो है कार्रवाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बेचान करता है उसका जो है इनकम टैक्स नहीं बने, उसकी भी तो आय वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में वो अपने इनकम टैक्स से बचने के लिए जो है ऊपरी तौर पे जो पैसा लिया जाता है। तो ये एक बड़ी डील थी, तो चूंकि बड़ी डील थी और साथ ही जो है आयकर विभाग के गुप्तचर जो थे, उनके मुखबिर थे, उनसे सूचना मिली थी कि आज जो है 4 करोड़ रुपए का लेन देन होगा। तब वो टीम वहां पर पहुंची और जैसे ही जो 4 सूटकेस बताए जा रहे हैं उनमें जो पैसा दिया गया और वहां पर आयकर विभाग की टीम ने रेड मारी और उस पैसे को जब्त किया है। फिलहाल जो है आयकर विभाग अन्य कितनी रकम है इनके पास, कितना और पैसा है जो सरकारी दस्तावेज नहीं, उसको लेकर जो है आगे की तलाश जो है जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।